एक क्रिटिकल पोस्ट रहती है, बड़ी क्या कहना चाहिए उसको, सुविधा में रहने वाली रहती है वो, कि आप जजमेंट जिसके फेवर में दे रहे हैं वो तो आपको न्याय तोता बोल रहा है, और जिसके अगेंस्ट में जा रहा है वो तो आपके देख के आपके चेहरे पर उसका पता चल जाता है कि वो कितना नाराज़ है हमसे। पर ये जस्टिस देना बहुत ही मुश्किल काम है साहब। हमारे सामने हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, मेरे सामने हमारी बहनें, हमारी बेटियां, इनके राइट्स के बारे में, इनके अधिकारों के बारे में लॉज तो बहुत सारी बन गई हैं, बन रही हैं और बनाई भी जा रही हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, वो कितनी उसकी अमल कितना हो रहा है उसके ऊपर हमें बहुत सीरियसली सोचना है। मानव अधिकार के बारे में आप लोगों को हमारे जायसवाल जी ने, हमारे चहल साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया आप सबको कि कैसे वो वर्ल्ड वॉर हुई और कैसे इसका ओरिजिन हुआ ह्यूमन राइट का। पर भाइयों बहनों मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम जो भारतीय हैं हमको उसका एक गौरव, हमको जो प्राउड एक जो होना चाहिए उसके लिए होना चाहिए कि ये भारत में, हमारी कंट्री में मानव अधिकार, ये कोई वर्ल्ड वॉर सेकेंड या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इसका ओरिजिन किया, वो नहीं है। हमारा जो है ह्यूमन राइट, मानव अधिकार का जो सिद्धांत है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें वैदिक टाइम से सिखाए गए हैं। हमें अगर आप धर्म स्क्रिप्चर्स देखेंगे, मनु के आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, वो पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था। अगर आपको अच्छा एक इंसान देखना है तो आप जाइए, विज़िट कीजिए हमारी हिस्टोरिकल जगहें जहाँ हमारे संत बैठे हुए हैं, जिन्होंने इंसानियत का प्रिंसिपल कन्वे किया है लोगों को। भाइयों, मुझे एक चीज़ का बड़ा कभी कभी एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि हम राइट के बारे में बहुत अवेयर हैं, उसके बारे में चहल साहब ने ऑफकोर्स रेफरेंस दी है उसके बारे में आपको, कि अधिकार और कर्तव्य, अधिकारों के बारे में तो बहुत जल्दी अवेयर हो जाते हैं, मेरे ये अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मेरे ये अधिकार का हुआ है। और मुझे ये रियलाइज़, मैंने ये कब महसूस किया, ये जब मैं महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में एज अ मेंबर मैंने काम करना शुरू किया, जब मुझे एहसास हुआ कि लोग जितने अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं, उतने ही अपनी ड्यूटीज़ के बारे में कोई अवेयर नहीं है। हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, राइट्स और ड्यूटीज़ ये दोनों एक साथ, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। आप अगर एक पहिए को पकड़ के बैठोगे तो गाड़ी चलने नहीं वाली है, वो कहीं ना कहीं जाके गिरने ही वाली है। जैसे सर ने कहा, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में अडॉप्ट हुआ था, उस समय जो चहल साहब ने ही राइटली पॉइंटेड आउट कि उन्होंने कहा था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो ये इट वुड गो टू पीसेस, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में आपको एक मैं बताना चाहूँगा कि उसमें ड्यूटीज़ के बारे में कहीं भी कोई प्रोविज़न नहीं दिया था, सिर्फ राइट्स के बारे में बोल रहे थे। फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हैं? आपके राइट्स जो इन्फ्रिंज होते हैं, जब आपके राइट्स का कुछ ब्रीच होता है तो उसमें आप कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। 2 पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 3 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स, राइट टू स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, सारी चीज़ें हैं, सब हक ही हक है। उसमें आप पढ़िए, हिंदी, मराठी, अभी हर लैंग्वेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। ड्यूटीज़ के बारे में उसमें कहीं भी उल्लेख किया नहीं गया था, क्योंकि हमारे जो फेमस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बड़े, उनको पक्का उनको यकीन था कि हमारी जो जनता है वो अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभाएगी, इसलिए ड्यूटीज़ के बारे में कोई आर्टिकल ही नहीं डाला गया उसमें 1950 में।
1950 के बाद में हम सीधा जंप करते हैं 1976। 1976 में पार्लियामेंट और हमारे लॉ मेकर्स ने महसूस हुआ उनको कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के बारे में तो बहुत उल्लेख किया गया है, ड्यूटीज़ के बारे में नहीं किया गया। इसलिए अगस्त 1976, मुझे डेट अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, बट इट वाज इन अगस्त 1976, आर्टिकल 51A उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। आर्टिकल 51 आपकी ड्यूटीज़ आपको बताता है क्या करना है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसकी जो वर्डिंग है वो है एवरी सिटीजन। आप ध्यान रखें, ये अपने भारतवासी जो हैं, जिनके सिटीजनशिप यहाँ की है, उनके ऊपर वो ड्यूटी कास्ट की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सुंदर बना हुआ है हमारा। आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपको पुलिस, आपको कोई भी आपकी लिबर्टी छीन नहीं सकता है विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसमें जो वर्ड यूज़ किया हुआ है पार्लियामेंट ने, लॉ मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, वो यूज़ किया है एवरी पर्सन। आप डिफरेंस समझिए ज़रा। आर्टिकल 21 स्टार्ट्स विद एवरी पर्सन's liberty cannot be deprived of, or his liberty cannot be taken away without taking recourse to law। और आर्टिकल 51 कह रहा है एवरी सिटीजन हैज़ अ फंडामेंटल ड्यूटीज़, और वो उन्होंने A to J एक वो है क्लॉजेज उसमें दी हुई हैं, वो आप पढ़ें। मैं आपसे विनती करूँगा कि आप राइट्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, हम ड्यूटीज़ का भी सोचे। अब एक मुझे आधे घंटे का समय बड़े अच्छे से बोला गया है कि सही साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट बोलिए, नहीं तो जनता बिल्कुल बेचैन हो जाएगी और शायद उठ के चलना शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले कि आप कोई उठें और मुझे सिग्नल मिले कि भाई अब आप लोग बहुत ही तंग आ गए हैं ये सिद्धांतों की बातें सुन के, तो मैं आपको अब छोटा सा एक बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा हूँ ह्यूमन राइट एक्ट और हमारे क्या फंक्शन है। इनफैक्ट मेरी अभी त्रिपाठी साहब से मेरी मुलाकातें होती रहती थी। आपको ये भी बता दूँ ये सिलवासा आने का कारण क्या है। तीन महीने पहले मुझे हमारे चेयरमैन ताजर साहब ने मुझे चैम्बर में बुलाया। उन्होंने कहा कि सही साहब, ये चहल साहब ने और हमारे जो प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं तिवारी साहब, उनका एक लेटर आया हुआ है कि वो सिलवासा में एक कॉन्फ्रेंस लेना चाह रहे हैं, और आपसे ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक रियल ह्यूमन बीइंग, एक आप जिसको बोलेंगे फरिश्ता आदमी, एंजल जिसको है, वैसे हमारे ताजर साहब हैं, बहुत ही सिंपल सादे, और लोगों के राइट्स हम कैसे उनको दिलवाएं उसके बड़ा उत्साह रहता है उसका। मैं उसके आपको 2-3 एग्जाम्पल भी दूंगा, क्योंकि हमने रिसेंटली महाराष्ट्र में हम लोगों ने काफ़ी सो मोटो खुद से हमने एक्शंस लेके कई लोगों को उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो जब ये मुझे बोला गया तो हम लोगों ने बिल्कुल, हम सब ने त्रिपाठी साहब से हमारी बात हुई, हम लोग तो तैयार थे। ऐसा हम लोगों का ये हुआ कि हम दोनों मिलके आएंगे यहाँ, और वो आप लोगों को जागृति तो आप लोगों में बहुत है, क्योंकि तिवारी साहब जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक 1976 से, यानी जब तो एक्ट भी नहीं आई थी, 1993 में आई है हमारी ह्यूमन राइट एक्ट। उससे पहले से ये आप लोगों के अधिकारों के लिए, आप लोगों के राइट्स के लिए ये जो चैनल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी टीम है यहाँ पे, लेडीज़ की है, जेंट्स की है, जो इसमें लगे काम कर रहे हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत मेरा उनको हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको बहुत बहुत सैल्यूट है, क्योंकि हम लोगों को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो खुद से आगे बढ़ें, जिनके मन में कोई दूसरा मतलब नहीं है कि हमें ये अमुक जाना है या अमुक करना है। हमें लोगों की सेवा करना है, और यही मानवता का सबसे पहला एक गुण है। ये मानवता क्या है? एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो, आप एक अच्छे इंसान बनो। और अच्छा इंसान बनने का जो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो ये जो आप काम कर रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। 3 साल है मुझे अभी ह्यूमन राइट कमीशन में। उसके बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये संस्था से जुड़ के अपना जो भी मैं काम, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल देंगे। इस मंच पर विराजमान ऑनरेबल इस कार्यक्रम के चेयरमैन ए शहीद साहब
और उनकी मोहतरमा मैडम जो इस मंच पर विराजमान हैं, हमारे मित्र संतोष जायसवाल, हमारे दूसरे बॉम्बे से आए हुए मित्र ढेरे साहब और अमित पाटिल साहब और इस कार्यक्रम के इस मानव अधिकार एसोसिएशन मिशन के प्रेसिडेंट श्री अशोक तिवारी जी और मेरे सम्मुख विराजमान सभी मेरे बहनों और भाइयों, आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे आपके समक्ष कुछ बोलने का मौका मिला है। जब भी हम मानव अधिकार के संबंध में कहीं कहने के लिए, बोलने के लिए जाते हैं, तो जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हुए या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन में है या स्कूल के बच्चे हैं, वो मुझे पहला प्रश्न करते हैं कि ये आपका मानव अधिकार है क्या चीज़ का नाम। वो पूछते हैं कि क्या है ये फंडामेंटल राइट। वो कहते हैं कि हमें राइट तो बताया गया है, राइट यानी अधिकार, लेकिन आप बोलते हैं कि मूलभूत अधिकार। फिर इनमें फर्क क्या चीज है? ये बड़ी समस्या लोगों के मन में होती है। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में समस्याएं होती है, ऐसी बात नहीं, हमारे तुम्हारे मन में भी ये समस्याएं होती है। मैं काफी अभ्यास करने के बाद में ये देखता हूँ कि इसके अंदर आर्टिकल 14 हिंदू भारत के संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 32 तक, 34 से 32 तक यही बात के बारे में लिखा हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन पढ़ने के बाद में ये लगता है कि मैं समझाऊं कैसा, लोगों को समझाऊं कैसा, कितना कठिन काम हो रहा है समझाना लोगों की। हम बार बार अधिवेशन लेते हैं, अभी आपके सामने आपने अधिवेशन लिया है, लेकिन हम जब रोड पर जब जाएंगे, बाहर जाएंगे, कोई आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल राइट में और राइट में क्या अंतर है, आप कहोगे कि वो सरदार जी को पूछिए, उन्होंने बहुत आधे घंटे तक भाषण किया है, उन्हीं को मालूम है, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसा होता है। हम भी कॉलेज में ये पढ़ते थे, पढ़ने के बाद हम भी जब बाहर निकलते थे तो परीक्षा में हम इसका आंसर लिख नहीं पाते थे, परंतु मैंने एक छोटा सा एक कहानी बनाया है जिसकी वजह से आपको ये चीज समझ में आ जाएंगे। कहानी ऐसी है कि जो नैसर्गिक काम करने के लिए अधिकार है, जो नैसर्गिक अधिकार है जिसमें कुछ बोलने की गरज नहीं है। नैसर्गिक अधिकार कौन से हमारे कि हम सांस लेते हैं, सांस को हम भीतर लेते हैं, सांस को हम छोड़ते हैं। दूसरा अधिकार यह है कि हम चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पूरे भारत में घूमते हैं। तीसरा, हम नदी में जाके पानी पीते हैं, हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं, देश में हम घूमते हैं, जो भी फल पदार्थ लगते हैं वो हम खाते हैं, पीते हैं। ये एक प्रकार के अधिकार है, ये नैसर्गिक अधिकार है। ये परमेश्वर से जब हम पैदा हुए पृथ्वी पे तभी ये अधिकार मिल गया हमें कि हमें सांस लेने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार, हमारे जो मस्तिष्क दिया है, इस मस्तिष्क से निकलने वाले विचारों का हमें अधिकार है। हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का प्रचार करने का हमें अधिकार है। ये सब नैसर्गिक बातें हैं, इसे कोई रोकने का काम नहीं है। सरकार ने ये अधिकार हमें दिया भी नहीं है, ये हमें पैदा होते से ही मिलते हैं। इसी को फंडामेंटल राइट बोलते हैं। सरकार फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, सरकार फंडामेंटल राइट देता नहीं। सरकार राइट कब देता है? उदाहरण से समझ लो कि एक गाय है, गाय की आप पूजा करते हो, हमारी धार्मिक पूजा है, हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं। गाय की पूजा करना ये फंडामेंटल राइट बन गया क्योंकि वो धर्म है। हमने धर्म में गाय की पूजा है, 33 कोटि देवताओं को हमें गाय में देखा है, हम उसकी पूजा करते हैं, उसे रोटी खिलाते हैं, उसका दूध निकाल के पीते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन जब ऐसे आप 1000 गाय पालोगे और उसका दूध निकालोगे, दूध निकाल के डेयरी पे जाके बेचोगे, ये आपका नैसर्गिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, ये व्यापार शुरू हो गया है। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये राइट हो गया है। राइट सरकार दे सकती है, सरकार ले सकती है, राइट को कम कर सकती है, राइट को अबॉलिश कर सकती है, फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकती है। जब तक गाय की पूजा आप कर रहे हैं, आप फंडामेंटल राइट के दायरे में हैं, लेकिन जब गाय का व्यापार करोगे तब आप फंडामेंटल राइट की सीमा खत्म होती है। उदाहरण से समझ लीजिए कि नदी में जाके डुबकी लगा के आप नहा रहे हो, नदी का पानी जितना भी आप पी लो, परमेश्वर ने दी हुई नदी है, सृष्टि की, वो फंडामेंटल राइट है आपका। एक लोटा भर के पानी लेकर आ जाओ, वो भी फंडामेंटल राइट है आपका। नदी से पानी लाके पूजा करो, वो भी फंडामेंटल राइट है आपका।
लेकिन नदी से टैंकर भर भर के पानी ला के समाज में बेचोगे आप, पैसे लोगों को पानी पिलाओगे और उससे पैसे लोगे, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिससे व्यापार चलता है वो राइट है, और जो व्यापार नहीं है, आपसे आस्था से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सब फंडामेंटल राइट है। और इस प्रकार से विभाजन करते आप चले जाओ। लेकिन फिर न्यायालय में क्या हो रहा है? जब न्यायालय में ये बात हो रही है कि आपका फंडामेंटल राइट, अगर सरकार भी उसे बदल नहीं सकती, क्योंकि मैंने कहा कि सरकार ने फंडामेंटल